बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन, और आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सो देखते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया, सबसे पहले तो देखते हैं कि इनर्शिया हमारे पास क्या है। तो इनर्शिया किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं कि अगर वो बॉडी रेस्ट पर है तो वो उस वक्त तक रेस्ट पर रहेगी जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें, ठीक है। और उस वक्त तक यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो उस वक्त तक अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें। फॉर एग्जांपल, अगर एक बुक टेबल के ऊपर पड़ी है, ठीक है, तो जब तक हम उसको उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, वो इन स्टेट ऑफ रेस्ट ही रहेगी, ठीक है। और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रोकेंगे नहीं तो वो गाड़ी मूव करती रहेगी, या कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो मूव करता रहेगा। तो बेसिकली इनर्शिया किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि उसको अपनी स्टेट में फिक्स रखती है। और मूवमेंट का मतलब होता है घुमाव। मतलब कोई भी अगर कोई चीज़ है तो वो हमारे पास रोटेशन में है तो मतलब उसको हम बोलते हैं, उसकी मूवमेंट बोलते हैं। तो अब बेसिकली हमने यहाँ पे रोटेशनल बॉडीज़ पढ़नी है। मतलब ये है कि हम एक ऐसी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। जो भी बॉडी, एक हमारे पास लीनियर होती है और एक हमारे पास एंगुलर होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हमारे पास एंगुलर बॉडी का है, ठीक है। तो एंगुलर बॉडी में हम देखेंगे कि इनर्शिया क्या होता है। और इसके अलावा हम कहते हैं कि हमारे पास जो मैसिव ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब कोई भारी चीज़ है, उसको हमें मूव करवाने के लिए, उसको रोकने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है। तो जो मैसिव ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उनका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ना वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द लाइटर ऑब्जेक्ट। लाइटर ऑब्जेक्ट हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल, हम मिसाल ले लेते हैं एक गाड़ी की और एक साइकिल की। तो अब चलती हुई साइकिल को और चलती हुई गाड़ी में से किसको रोकना ज़्यादा मुश्किल है? तो अब हम कहेंगे गाड़ी को रोकना ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो एक मैसिव ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ना वो डिपेंड कर रहा होता है मैस पे। मैस जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देना पड़ेगा। अब हम कंसीडर करते हैं हमारे पास एक रोड है जो कि एक पॉइंट से फिक्स है। ये हमारे पास ओ इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये एक पॉइंट से फिक्स है। अब ये अपनी पोजीशन पे रहेगा जब तक हम इसके ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते। फॉर एग्जांपल, हम इसके ऊपर जो फोर्स लगाते हैं वो इस डायरेक्शन में लगाते हैं, एफ। तो फिर ये रोड मूव करने लग जाएगा, अपनी एक सर्कुलर मोशन शो करेगा, ठीक है। तो ये हमारे मतलब ये जो फोर्स लग रही है, जब हम फोर्स लगाएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगी, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो हम कह सकते हैं कि एफ इजिकल टू एम में, ये रिलेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो मतलब जब हम फोर्स लगाएंगे तो वो इक्वल होगी मैस के और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट पे। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन यूज़ हो रही है ये तो हमारे पास लीनियर बॉडी के लिए है। अब यहाँ पे लीनियर बॉडी के लिए तो हम बात करें एंगुलर बॉडीज़ की। तो एंगुलर बॉडीज़ में क्या होगा, हमने पढ़ा है कि जो लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है ए इज इक्वल टू आर एल्फा। तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर एल्फा। सो अब हमारे पास जो इक्वेशन आई थी एफ इजिकल टू एम आर एल्फा, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों साइड को आर के साथ। तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी आर एफ इज इक्वल टू एम, एक आर यहाँ पे पहले से मौजूद है और एक आर हम जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आर स्केयर हो जाएगा, एम आर स्केयर एल्फा। सो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हम देखें कि ये हमारे पास जो आर एफ है ये क्या है, ये टॉर्क के इक्वल होता है। हमने टॉर्क का पूरा टॉपिक पढ़ा तो उसमें हमने जो टॉर्क का फार्मूला पढ़ा था वो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ, ठीक है। मतलब ये है कि हमारे पास फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म। ओके, तो हमारे, क्योंकि हम यहाँ पे एंगुलर बॉडी की बात कर रहे हैं तो जब बॉडी एंगुलर मोशन में मूव करती है तो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे आर एफ को टॉर्क के इक्वल करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी टॉर्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर एल्फा। सो अब हमारे पास जो इक्वेशन थी, ठीक है, हम हमारे पास जो इक्वेशन है ये टॉर्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर एल्फा। तो जब हम लीनियर मोशन की बात करते हैं तो हमारे पास एफ इजिकल टू एम ए होता है, ठीक है। तो अब हम इसमें लेकिन जब हम लीनियर और जो एंगुलर की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ टर्म जो है ना रिप्लेस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे लीनियर के लिए हम एक्स ए यूज़ करते हैं और हमारे पास जो एंगुलर होता है उसके लिए हम एल्फा यूज़ करते हैं। तो लीनियर वेलोसिटी के लिए वी और एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम ओमेगा यूज़ करते हैं। अगर बॉडी पे लीनियर फोर्स लग रही है तो एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर एंगुलर फोर्स लग रही हो तो हम टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या एक्सचेंजमेंट हुई है, अब यहाँ पे जो फोर्स है वो रिप्लेस हो गई है टॉर्क से, क्योंकि हम एंगुलर बॉडी की बात कर रहे थे। तो फोर्स रिप्लेस हो गई है टॉर्क से। जो हमारे पास
जब हम फोर्स की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे हमारे पास जो चीज़ जिस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है ना बॉडी, वो मैस होती है। मैस और एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, ये दो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही होती हैं। जब हम एंगुलर एक्सेलरेशन या एंगुलर मोशन की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे हमारे पास रेडियस भी इन्वॉल्व हो रहा होता है। क्योंकि जब हम एंगुलर की बात करेंगे तो यकीनी सी बात है, हमारे पास जो सेंट्रल पॉइंट से लेकर जो उसकी सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास रेडियस होता है। तो कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है वो रेडियस पे डिपेंड कर रही होती है। तो जो लीनियर फोर्स की बात करें, लीनियर मोशन की बात करें, तो वहाँ पे सिर्फ मैस इन्वॉल्व हो रहा होता है। लेकिन अगर एंगुलर की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास मैस के साथ साथ रेडियस भी इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो फोर्स लग रही है वो डिपेंड कर रही है स्क्वायर ऑफ रेडियस के, ठीक है। तो एम इज़ रिप्लेस बाय एम आर स्क्वायर और ए इज़ रिप्लेस बाय अल्फा, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन रिप्लेस हो गया, लीनियर एक्सेलरेशन जो है रिप्लेस हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन से। तो हमारे पास जो फाइनल टर्म बनी है वो टॉर्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। अब ये जो एम आर स्क्वायर है ना, ये हमारे पास इक्वल होता है आई के, और ये आई हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कोई भी जो बॉडी है वो सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रही है, उसका जो इनर्शिया है तो वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, उसके मैस पे और स्क्वायर ऑफ रेडियस के, ठीक है। क्योंकि मोमेंट इनर्शिया तो मतलब ये है ना, ये वो बॉडी की प्रॉपर्टी है कि बॉडी पे जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी बॉडी अपनी स्टेट में रहेगी। तो बॉडी को अपनी स्टेट से मूव करवाने के लिए, यानी उसमें इनर्शिया प्रोड्यूस करवाने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर होती है, ठीक है, वो डिपेंड कर रहा होता है उसके मैस पे और उसके स्क्वायर ऑफ रेडियस के। तो हम कह सकते हैं जो टॉर्क है वो इक्वल हो जाएगा आई अल्फा। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनी है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की, यानी टॉर्क हमारे पास जो टर्निंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो इक्वल है आई और अल्फा के। सो अब हम देख लेते हैं कि ये जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है डिपेंड किस चीज़ पे करता है। पीछे हमने पढ़ा जब हमने इसकी डेरिवेशन की तो हमारे पास जो डेरिवेशन आई है वो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा है, ठीक है, और आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर है। तो पहली बात तो ये है कि मैस पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। हमने लाइटर और हैवियर ऑब्जेक्ट की बात की कि जो लाइटर ऑब्जेक्ट है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा और जो हैवियर ऑब्जेक्ट है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। दूसरी बात हमने की ये स्क्वायर ऑफ रेडियस पे डिपेंड कर रहा था, मतलब ये है कि उसका जो डिस्टेंस है ना, मतलब सेंटर से लेकर उसके जो सरफेस तक जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रहा होता है ये। तीसरी बात हमारे पास है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस। अब इसका क्या मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस का हम कैसे कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस पे भी डिपेंड कर रहा होता है। इसके हम एक मिसाल लेते हैं कि हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, ये पहली डायग्राम है, ये हमारे पास रिंग है, और दूसरी डायग्राम में हमारे पास एक डिस्क है, ठीक है। जो रिंग है उसका हमारे पास सारा जो मैस है ना वो उसकी साइड पे है, ठीक है, उस क्योंकि दरमियान से वो खाली है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका जो हमारे पास टोटल मैस है वो 4 kg और वो डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे 1 kg, ये 1 kg, ये 1 kg और ये 1 kg, ठीक है। और ये हमारे पास जो डिस्क है इसका जो मैस है ना ये हमारे पास इसके सारे इसके दरमियान में मौजूद है। मतलब ये है कि ये इसका सरफेस उसकी सरफेस पर होने की बजाय अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम कह सकते हैं कि इसका मैस कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, मतलब सरफेस पर नहीं है इसका, मतलब मिड में उसी सेंटर के आसपास ही ना उसका मैस डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसमें भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg। मतलब ये जो सारे दोनों रिंग और जो हमारे पास जो डिस्क है इनका जो मैस है ना टोटल वो हमारे पास 4 kg है। अब हम देखते हैं कि इस इनर्शिया इस पर कैसे डिपेंड करता है। अब अगर बात करें रिंग की तो हमारे पास आई इज इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर। सो मैस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है 1 1 1 1, ठीक है। तो हमारे पास जो इस सेंट्रल पॉइंट से हमारे पास इस सरफेस तक जो रेडियस बन रहा है वो 4 है, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्कल से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो रेडियस बन रहा है वो 4 है, और हर साइड पे सेम है क्योंकि ये इनका जो मैस है ना वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है उसके रिंग के सरफेस पे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मतलब ये है कि आर जो है वो क्या हो जाएगा 4 है, ठीक है, और यहाँ पे आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर है और एम हमारे पास क्या है 1 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 4 16। तो एक हमारे पास जो एक पॉइंट है उसका जो मतलब फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है इसका जो मूवमेंट ऑफ एनर्जी है वो 16 है, इसका भी 16 है, इसका भी 16 है और इसका भी 16 है। 16 को अगर हम इन सबको जमा करें मतलब सारे मैसेज को डिस्ट्रीब्यूट करें तो हमारे पास जो टोटल मूवमेंट ऑफ एनर्जी आता है ना वो 16 4 क्या हो गया 64, मतलब 64 आंसर आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो डिस्क है इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। अब हमारे पास ये जो डिस्क है इसमें हमारे पास जो मैस है वो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है 1 kg 1 kg 1 kg और 1 kg, लेकिन हमारे पास जो इनका रेडियस है ना वो चेंज है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक का जो रेडियस है वो 1 है, और हमारे पास जो इस पॉइंट तक का जो रेडियस है वो है 2 है, इस पॉइंट तक हमारे पास रेडियस 3 है और इस पॉइंट तक हमारे पास रेडियस है उसका 4। मतलब ये है कि हर पॉइंट पे जो सेंटर से लेकर उस तक उसके जो मैस तक का जो डिस्टेंस है ना वो चेंज है।
तो हम अगर यहाँ पे बात करें पॉइंट, इस पॉइंट पे, ठीक है, तो हमारे पास इस पे जो डिस्टेंस है यहाँ पे, अगर हम इसकी बात करें 1 की बात करें तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, और m भी हमारे पास 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। अगर हम पॉइंट 2 की बात करें तो इसमें 2 स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 1 ज़र 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा। पॉइंट 3 की बात करें तो हमारे पास 3 3 ज़र 9 और 9 1 ज़र 9, ये 9 हो जाएगा। और पॉइंट 4 की बात करें तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 4 ज़र 16 और 16 1 ज़र 16। इन सब को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 30। मतलब ये कि इसका इस पॉइंट पे जो टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, वो हमारे पास आ जाएगा 30 आ जाएगा। सो अब हम इन दोनों का कंपेयर करें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमारे पास जो रिंग है, ठीक है, जिसकी सरफेस पे सारा मास डिस्ट्रीब्यूट था, तो उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारे पास 64 आया है, और जो हमारे पास डिस्क थी उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो 30 आया है। मतलब ये कि इसमें हमने बात की कि इनका जो मास है वो तो सेम है, ठीक है, इसका भी 4 kg था, उसका भी 4 kg था, ठीक है, और लेकिन हमने बात की थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की, कि मास की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, ये बहुत चीज़ डिपेंड कर रही होती है। तो यहाँ हमने इस एग्जांपल से समझ लिया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसे डिपेंड कर रहा होता है इनर्शिया पे। अब एक जो हमारे पास रिंग थी उसमें जो सरफेस पे सारा डिस्ट्रीब्यूट था, और जो हमारे पास डिस्क थी उसमें हमारा सेंटर में मौजूद था सारा मास, तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज थी, इसकी वजह से हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी चेंज हो गया। सो ये हमारे पास थर्ड फैक्टर था जिसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास तो देख ली, ठीक है, तो वो हमारे पास एक फिक्स बॉडी थी, ठीक है, लेकिन अगर अब कोई बॉडी रिजिड हो, ठीक है, जैसे कि हमारे पास बुक में दी हुई एक रिजिड बॉडी है, उस पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फर्स्ट केस है उसमें जो रिजिड बॉडी दी हुई है वो ऐसी है, ठीक है। अब इसका हर पॉइंट पे हमारे पास मास m1 है, m2 है, m3 है और m4 है, ठीक है। इसको जब हम रोटेट करेंगे, ठीक है, हमने क्या करना है, इसके ऊपर फोर्स लगानी है। फोर्स लगाने से क्या होगा, ये सारे मैसेज रोटेट कर जाएंगे। रोटेट करने के बाद इनकी पोजीशन चेंज हो जाएंगी। m1 यहाँ मूव कर जाएगा, m2 यहाँ, m3 यहाँ, और जो हमारा m4 है वो क्या आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब जैसे जैसे फोर्स लगाएंगे तो हमारे पास जो एंगल है वो चेंज होता रहेगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ है कि हम इस हर पॉइंट जो है ना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास पॉइंट m1 m2 की तरफ गया, m2 m3 की तरफ गया, मतलब ये है कि हर पॉइंट जब हम फोर्स लगाते हैं तो हर पॉइंट जो है ना इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। तो मतलब ये है कि हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो सेम रहता है हर पॉइंट का। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है तो मतलब ये है कि एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, और एंगुलर वेलोसिटी जब चेंज नहीं हो रही तो हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो ये बात याद रखनी है कि हमारे पास जो रिजिड बॉडी है उसमें जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो अब हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास जो पॉइंट m1 है, ठीक है, हमारे पास एक पॉइंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जो हमारे पास टॉर्क है वो होगी m1r1 स्क्वायर अल्फा 1, ठीक है। तो ये हमारे पास पीछे हम फार्मूला पढ़ चुके हैं टॉर्क का, mr स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और हमारे पास जो m2 पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी वो होगी mr स्क्वायर अल्फा 2, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे, हर पॉइंट पे जो हमारे पास जो टॉर्क है ना वो इसी तरह ही होगी mr स्क्वायर अल्फा 3 mr स्क्वायर अल्फा 4। तो हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, तो हमने हर पॉइंट का जो है ना टॉर्क कैलकुलेट कर लेना। फिर उसके बाद हमने टोटल टार्क कैलकुलेट करनी है, हमारे पास जो जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब की टार्क को कैलकुलेट कर देना है। अब हमने यहाँ पे अल्फ़ा को कांस्टेंट रखना है क्योंकि अल्फ़ा सब में सेम है, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, हमारे पास कॉमन आ जाएगा। कॉमन आने के बाद हमने क्या करना है, समेशन लॉ अप्लाई करना है, यानी सिग्मा को अप्लाई करें तो हमारे पास क्या होगा, सिग्मा MI/RI स्क्वायर और अल्फ़ा, और हमारे पास I इक्वल टू 1 है, मतलब ये है कि 1 से लेकर n है, ऊपर ऊपर n है। हमने यहाँ पे कितने पॉइंट डिस्कस किए, मतलब हमने m1 m2 m3 m4 की बात की थी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो n है वो इक्वल टू है 4, ठीक है। m यानी जो I की वैल्यू है ये 1 से लेकर 4 तक हो सकती है। तो इसी तरह हम इसको समेशन लॉ में सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें पता है कि हमारे पास जो टॉर्क होता है वो होता है आई अल्फ़ा। आई हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो ऊपर जो हमने टॉर्क कैलकुलेट किया है तो हमारे पास ये जो टर्म है mr स्क्वायर वाली, इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास आई के इक्वल है, ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। पीछे हमने पढ़ा था आई इज इक्वल टू हमारे पास होता है mr स्क्वायर, ठीक है। उसको समेशन लॉ में लिखे तो हम लिख सकते हैं सिग्मा MI/RI स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 to 4, ठीक है। और साथ में हमारे पास अल्फा जो कि कॉन्स्टेंट है, एंगुलर एक्सेलरेशन। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ये हमारे पास टोटल डिस्कशन थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। हमने रिजिड बॉडी का अगर निकालना हो तो हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका यूनिट क्या होता है।
तो यही हमारे पास जो फार्मूला है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, यहीं से हम इसका यूनिट ड्राइव कर सकते हैं। एम हमारे पास मैस है तो यहाँ पे हमारे पास किलो केजी आ जाएगा, और आर हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं केजी एम स्क्वायर। तो ये हमारे पास यूनिट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। सो दैट्स ऑल अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एंगुलर, हमने डिस्कशन जो किया टोटल, वो हमारे पास एंगुलर बॉडी की जो हमारे पास जो इनर्शिया होते हैं उसको हमने कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमने डिस्कस किया। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।